लालच वो बुरी बला है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी कर जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। इस लालच के चक्कर में आज तक न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है देहरादून और इसी देहरादून का एक थाना पड़ता है रायवाला। रायवाला थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है खाड़ गाँव और इसी खाड़ गाँव का रहने वाला दीपक नेगी, जिसकी उम्र है 34 साल। दीपक की पत्नी का नाम अमिता नेगी, अमिता जिसकी उम्र है लगभग 31 साल। दीपक का छोटा भाई जितेंद्र नेगी, जितेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। जितेंद्र की पत्नी का नाम सोनी नेगी, सोनी जिसकी उम्र है 27 साल। दीपक और जितेंद्र समय के अनुसार अपने ज़मीन जायदाद में बंटवारा कर लेते हैं। अगल बगल में अपना अपना मकान बनाकर अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 10 मई 2022 की आधी रात को। जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ उसकी पत्नी सोनी नेगी के कानों में पहुंचती है, सोनी नेगी उठती तो है, लेकिन सोनी सबसे पहले घड़ी की तरफ देखती है तो रात्रि का 2 बज रहा था। सोनी को बड़ा अजीब सा लगता है कि रात्रि के 2 बजे के आसपास आखिरकार दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। सोनी सबसे पहले अपने पति को जगाती है, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले अंदर से आवाज़ देती है, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आती है कि सोनी जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी जेठानी अमिता बोल रही हूँ। सोनी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, अमिता काफ़ी तेज़ी से कमरे के अंदर एंट्री करती है और दोनों से हाथ जोड़ करके रोते हुए कहती है कि तुम्हारे भैया को हार्ट अटैक आया है, उन्हें जल्दी से लेकर हॉस्पिटल में चलो। अमिता जैसी इस तरह की बातें कहती है, जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ भागते दौड़ते अपने भाई के कमरे में जाता है तो देखता है कि दीपक बेड पे काफ़ी शांत पड़ा हुआ है। दरअसल दीपक के चेहरे पे कुछ चोट और घाव के निशान भी दिखाई दे रहा था। जितेंद्र जब इस चोट के बारे में अपनी भाभी से पूछताछ करता है तो अमिता कहती है कि जब मेरी आंख खुली तो ये बेड पे नहीं थे, बल्कि बेड से नीचे गिरे हुए थे। शायद गिरने की ही वजह से इनके चेहरे पे चोट आ गई। मैंने सबसे पहले इन्हें उठा करके बेड पे लेटाया, लेकिन जब इन्हें जगाने की कोशिश की ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इसीलिए मैं भागे दौड़े तुम्हारे पास आई, इन्हें जल्दी से लेकर के हॉस्पिटल में चलो। आखिरकार जितेंद्र अपनी भाभी के साथ दीपक को लेकर ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं डॉक्टर दीपक को मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर भी जब अमिता से पूछताछ करते हैं तो अमिता कहती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया है। हालांकि डॉक्टर को अमिता के बातों पर यकीन नहीं होता है। डॉक्टर जब दीपक के चेहरे पर चोट और घाव के निशान देखते हैं, डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है। इसी शक के आधार पर डॉक्टर नज़दीकी थाने में पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस भी अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले दीपक की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि पुलिस को भी यकीन नहीं होता है कि दीपक की हार्ट अटैक आई है, बल्कि पुलिस को भी लगता है कि शायद दीपक की हत्या की गई है। लेकिन पुलिस के हाथ में जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस अब दीपक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। देखते ही देखते लगभग 13 दिन का समय गुजर जाता है। आखिरकार 13 दिन बाद दीपक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि दीपक की हार्ट अटैक की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। जैसे ही पुलिस को मालूम चलता है कि दीपक की हत्या की गई है, पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले एक अपने कांस्टेबल को दीपक के गांव में भेजती है, ये जानने के लिए कि दीपक और उसकी पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा था। आखिरकार 2 दिन के बाद सिपाही फिर से थाने में जाता है और अपने सीनियर से बताता है कि साहब दीपक की उसकी पत्नी के साथ में आए दिन हर रोज़ झगड़े तकरार हो रहा था। सिपाही ये भी बताता है कि साहब गाँव वाले कह रहे थे कि दीपक की पत्नी का किसी के साथ में अफेयर भी चल रहा था। अफेयर की बात जैसे ही पुलिस को मालूम चलता है, पुलिस सबसे पहले अमिता के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। पुलिस जब सीडीआर को चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर अमिता पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी।
पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सत्येंद्र नेगी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सत्येंद्र नेगी जो श्यामपुर मोहल्ले का रहने वाला है, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। पुलिस इसी सीडीआर के आधार पर सत्येंद्र नेगी साथ ही साथ अमिता दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंचती है और फिर दोनों को सामने बिठाकर दीपक की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन दोनों अपनी सच्चाई नहीं कबूल करते हैं। इसीलिए पुलिस अब दोनों को अलग अलग बिठाकर इन दोनों का बयान मैच कराती है। पुलिस जब दोनों को अलग अलग बिठा करके पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार सत्येंद्र नेगी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सत्येंद्र नेगी जो कि फौज में नौकरी करता था, लेकिन सत्येंद्र साल 2013 में अपनी नौकरी छोड़ देता है। लेकिन सत्येंद्र जैसी अपनी नौकरी छोड़ता है, उसके बाद सत्येंद्र की पत्नी भी उससे तलाक ले लेती है। सत्येंद्र जैसे तैसे 2 साल का समय तो काटता है, लेकिन साल 2015 में सत्येंद्र दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करने के बाद अपना जीवन यापन करने के लिए अपने ही इलाके में लोगों का मकान बनाने का ठेका लेना शुरू कर देता है। इसी सिलसिले में साल 2021 में सत्येंद्र दीपक का भी मकान बनाने का ठेका 31 लाख में लेता है। दीपक का जब मकान बनना शुरू हो जाता है, उसके बाद से सत्येंद्र अक्सर इसी सिलसिले में दीपक के घर आना जाना शुरू करता है। सत्येंद्र जब बार बार दीपक के घर आना जाना शुरू करता है तो आखिरकार दीपक की पत्नी अमिता से भी बातचीत करना शुरू कर देता है। अमिता और सत्येंद्र के बीच में जब बार बार बातचीत होना शुरू होता है, आखिरकार बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद से सत्येंद्र अमिता से मुलाकात करने के लिए अक्सर दीपक के घर पे तब जाता है जब दीपक अपने घर पे नहीं होता है। उसके बाद से सत्येंद्र अमिता से उसी के घर में मुलाकात करता है और फिर दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है। एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि इस बात की जानकारी दीपक को नहीं मालूम चलता है, लेकिन दीपक के छोटे भाई जितेंद्र और उसकी पत्नी सोनी को मालूम चल जाता है। जितेंद्र को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है, एक दिन अपने भाई से कहता है कि भाभी को समझाओ, क्योंकि भाभी की वजह से हमारी गांव में काफ़ी बदनामी हो रही है। जितेंद्र जब सारी सच्चाई दीपक से बताता है, दीपक इस बात पे काफ़ी गुस्सा ही नहीं होता है, बल्कि अपने घर पे जाता है और अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर पहरा लगा देता है। दीपक अपनी पत्नी के ऊपर पहरा तो लगा देता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि अमिता सत्येंद्र के प्यार में अंधी हो चुकी थी। इसलिए अमिता भी सत्येंद्र से मुलाकात करने के लिए अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन दीपक अपनी पत्नी के ऊपर इस कदर से पहरा लगा देता है कि चाहकर भी अमिता सत्येंद्र से मुलाकात नहीं कर पाती है। इधर दीपक सत्येंद्र से साफ मना कर देता है कि अब तुम्हें मेरे घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइंदा से मेरे घर पे कभी नज़र नहीं आना। जिस वजह से सत्येंद्र भी अब दीपक के घर पे दोबारा कभी नहीं जाता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, अमिता और सत्येंद्र की मुलाकात नहीं हो पाती है। अमिता सत्येंद्र से मुलाकात करने के लिए एकदम से बेचैन उठती है। इधर दीपक भी अपनी पत्नी से इस कदर से खफा हो जाता है कि अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीना शुरू कर देता है। शाम के वक्त जब भी घर पे आता है, काफ़ी मात्रा में शराब पी करके घर पे आता है, लेकिन जैसे ही शराब पीना शुरू कर देता है, अमिता को फिर से मौका मिल जाता है, क्योंकि रात्रि के वक्त दीपक जब शराब पी करके घर पे आता है, बहुत जल्द ही गहरी नींद में सो जाता है। अमिता जब अपने पति को गहरी नींद में सोते हुए देखती है, अमिता उसी रात को ही सत्येंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए अपने घर पे ही बुला लेती है। और फिर बगल के ही कमरे में सत्येंद्र और अमिता के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है। यह सिलसिला अभी चल ही रहा था कि 10 मई 2022 को भी दीपक हर रोज़ की तरह काफ़ी मात्रा में शराब पी करके घर पे आता है, लेकिन रात्रि के वक्त जब घर पे पहुंचता है तो दीपक बिना खाना खाए ही जाकर गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही दीपक गहरी नींद में सो जाता है, अमिता हर रोज़ की तरह फिर से सत्येंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर पे बुला लेती है और लेकर बगल के कमरे में चली जाती है। लेकिन जैसे ही आधी रात हो जाती है, इधर दीपक की नींद खुल जाती है। दीपक की जैसे ही नींद खुलती है, अपने कमरे में अपनी पत्नी को नहीं देख पाता है, इसीलिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो बगल के कमरे में दीपक को हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। दीपक जब खिड़की के माध्यम से अंदर झांकने की कोशिश करता है तो अंदर का नज़ारा देख दीपक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के अंदर अमिता और सत्येंद्र दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे थे। दीपक जैसे ही दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, गुस्से के मारे एकदम से पागल हो जाता है और दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाज़ा तोड़ करके जैसे ही अंदर एंट्री करता है, दोनों दीपक को देखकर एकदम से डर जाते हैं।
लेकिन दीपक जब कमरे के अंदर एंट्री करता है, अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। सत्येंद्र जब अमिता को पीटते हुए देखता है तो सत्येंद्र भी अमिता को बचाने की कोशिश करता है। इस पे दीपक अपनी पत्नी को छोड़ देता है और सत्येंद्र की पिटाई करना शुरू कर देता है। दोनों के सामने कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अब अपने आप को बचाने के लिए जल्दबाजी में एक फैसला ले लेते हैं। अमिता अपने ही चुन्नी को लेकर दीपक के गले में लपेट देती है। उसके बाद से अमिता और सत्येंद्र उस चुन्नी को तब तक जोर से खींचते हैं जब तक दीपक की सांसें नहीं रुक जाती है। दीपक जैसे ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से दोनों अपने आप को बचाने के लिए अमिता फिर से एक प्लान बनाती है। दीपक की डेड बॉडी को उठाकर अपने बेड पर रख देती है और सत्येंद्र को अपने घर से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर इंतजार करती है। जैसे ही रात्रि का 2 बज जाता है, अमिता अपने षड्यंत्र के तहत कमरे से बाहर निकलती है और अपने देवरानी के कमरे के पास जाती है और जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है। सोनी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, अमिता रोते बिलखते कमरे के अंदर एंट्री करती है और सोनी और उसके पति से कहती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया है, उन्हें जल्दी से लेकर हॉस्पिटल चलो। वाकई में सत्येंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस सत्येंद्र के ही तहरीर पे दीपक की पत्नी अमिता को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।